आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जो भारत के हैं और भारत में आधुनिक कला का विकास करने वाले महानतम चित्रकारों में से एक जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता कि उन्होंने कला को बेचना भी सिखाया और उसकी पहचान आधुनिक समाज में स्थापित की। हालांकि यहाँ ये शब्द बेचना थोड़ा सा आपत्तिजनक प्रतीत होता है, क्योंकि जब हम ललित कला की बात करते हैं तो वहाँ व्यवसाय की बात करना कहीं कहीं उचित नहीं प्रतीत होता। परंतु ये विडंबना ही है कि जहाँ हम कलाकार को मात्र एक कला की दृष्टि से कार्य करने के लिए प्रेरित मानते हैं, वहीं उनके वजूद को बनाए रखने के लिए उनका आर्थिक पक्ष हम भूल जाते हैं। कला में जब तक कलाकार इसके माध्यम से अपना जीवन नहीं चला पाएगा तब तक कला करना भी मुश्किल हो जाता है। और हुसैन ने अपनी शर्तों पर अपनी कला का एक मूल्य स्थापित किया। उन्होंने अपनी कला को व्यावसायिक कला के रूप में परिवर्तित नहीं किया, बल्कि जो वह अपने अंतर्मन से अपने आकारों को उकेरते थे उन्हीं की एक व्यावसायिक पहचान बनाई। कला जगत में आज वे सबसे महंगे कलाकारों में से एक जाने जाते हैं। उनका नाम है मकबूल फ़िदा हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन, जिनका जन्म 17 सितंबर 1915 को पंढरपुर, जो कि शोलापुर के निकट है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। बॉम्बे महाराष्ट्र में, और पंढरपुर जो कि शोलापुर के निकट है, 17 सितंबर को। और इनकी मृत्यु 9 जून 2011 को 95 वर्ष की आयु में लंदन, इंग्लैंड में हुई थी। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है, कई बार परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न आ जाता है, खासकर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो चाहे नेट का, सेट का या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसमें ये प्रश्न आ जाता है कि एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई। क्योंकि हम ये जानते हैं इनके, अगर हम अभी इतिहास पढ़ेंगे तो इन्होंने अपने अंतिम समय में कतर की नागरिकता ले ली थी। तो सभी को ये ध्यान रहता है कि चूँकि वो कतर में चले गए थे भारत से को छोड़कर, तो शायद उनकी मृत्यु भी कतर में ही हुई होगी। परंतु ये लंदन, इंग्लैंड में भी रहते थे कुछ समय, तो इनकी मृत्यु 95 वर्ष की आयु में लंदन, इंग्लैंड में हुई। और इनका प्रारंभिक जीवन, जैसा कि बताया, कि महाराष्ट्र में शोलापुर के निकट पंढरपुर गांव में हुआ था। और बचपन जो है इनका इंदौर में बीता। प्रारंभिक शिक्षा भी इनकी इंदौर में ही हुई। उन्होंने 1 साल के लगभग उन्होंने वहाँ कला शिक्षा भी प्राप्त की। और बचपन से इनको फिल्मों का बहुत शौक़ था और ये फिल्मों से बहुत प्रभावित रहे। और ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने इंदौर में हॉलैंड के चित्रकार रेम्ब्रा की एक फिल्म देखी थी, और उसके बाद ये उससे बहुत प्रभावित होकर चित्रण की तरफ बढ़े। और शुरू में पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, पोर्ट्रेट बनाते थे। और इनके पिता ने इनकी रुचि को देखते हुए इनका जो है
कला शिक्षा के लिए इंदौर कला महाविद्यालय में दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर जी के पास कला शिक्षा हेतु भेज दिया। और समय के फिर उसके बाद 1936 में यह मुंबई चले गए और वहाँ पर 1936 में मुंबई जाने के बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन्होंने अपनी कला शिक्षा प्राप्त की। अभाव में रहे, शुरू में बहुत अभाव में रहे। इन्होंने अपना जो आरंभिक कला जीवन है वो व्यावसायिक कला के रूप में फिल्मों के पोस्टर बैनर बनाने के रूप में निकाला। इनके पास रहने के लिए भी बहुत सीमित जगह होती थी और उस ज़माने में बड़े बड़े फिल्मी पोस्टर्स बनते थे जो कि पेंट होते थे। आजकल की तरह फ्लैक्स नहीं बनते थे, प्रिंट नहीं होते थे। तो जो भी फिल्म आती थी उसके विशालकाय फिल्मी पोस्टर्स बनते थे और उसमें बहुरंगी योजना का प्रयोग होता था। काफ़ी कलरफुल होते थे, चेहरे मोहरे एक्सप्रेशन सब कुछ यथार्थवादी शैली में होता था और वो बड़ी तेज़ी से बनाने पड़ते थे क्योंकि फिल्म रिलीज़ होने वाली होती थी और उसके लिए बहुत कम समय होता था। और चूँकि ये बड़े साइज़ में बनते थे तो इनके पास उनको बनाने के लिए घर में जगह भी नहीं रहती थी और ये रात होने का इंतज़ार करते थे और जब रात हो जाती थी तो सड़क पर वह पोस्टर बिछा के और फिर उसको पेंट करते थे। तो बड़े इनका आरंभिक जीवन बड़ा संघर्षमय बीता और 1941 तक वे मुंबई के एक ख्यातनाम फिल्मी पोस्टर मेकर, डिज़ाइनर, पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने आप को इस व्यावसायिक कला तक ही सीमित नहीं रखा और उन्होंने अपने जो बौद्धिकता है, जो अंतर्मन है, उसको व्यावसायिक कला से अलग कुछ और बनाने के लिए प्रेरित रखा। उसको समय के अनुरूप खाली पैसा कमाने के लिए, कला करने के लिए नहीं रखा, परंतु उन्होंने जो व्यावसायिक कला से जो एक गुण सीखा था कि कैसे कला को विक्रय किया जाए, तो वह चीज़ उन्होंने वहाँ से व्यावसायिक कला को के एक पक्ष को उन्होंने सीखा और वे प्रभावशाली में चित्रण करते रहे और मुंबई में होने वाली उस समय जो आर्ट एग्जीबिशंस होती थी उसको देखने जाते थे। और इस समय उन्होंने 1941 के आसपास जो उनका विवाह हो गया था और उसके बाद फर्नीचर डिज़ाइनर या खिलौने बनाने वाले के डिज़ाइनर के रूप में, टॉय डिज़ाइनर के रूप में भी उन्होंने काम किया और कुछ 1946 के आसपास उन्होंने कुछ वाटर कलर लैंडस्केप्स भी बनाए। और जब भी ये उस समय कहीं यात्रा पर जैसे निकलते थे तो गुजरात में अगर जाते थे ज़्यादातर तो वो लैंडस्केप्स बनाते थे और वाटर कलर लैंडस्केप उनको बड़े प्रसिद्ध हुए। उस समय उन्होंने दृश्य चित्र बनाए। 1947 के आसपास उन्होंने अपने चित्रों की एक एकल प्रदर्शनी लगाई जिसको देखने के लिए प्रसिद्ध चित्रकार सूजा एम रजा भी आए और उनके चित्रों से प्रभावित होकर 1947 में उन्होंने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जो कि एक कलाकारों का समूह था, जो उस समय जो बंगाल शैली में जो चित्रण हो रहा था, जो भारतीय परंपरागत शैली के पुनरुत्थान को लेकर कार्य कर रहे थे, उसकी कमियों को देखते हुए उसमें कुछ ऐसी कमियां आ गई थी कि उसमें धुंधले रंग और एक जैसे चित्र बनने लगे थे। उसमें जो विषय होते थे ज़्यादातर पौराणिक कथा चित्रों से, पौराणिक कहानियों से, कथाओं से लिए हुए होते थे। तो उसके स्थान पर उन्होंने आधुनिकता को लेकर कार्य किया और उसी ग्रुप में इनको सम्मिलित किया। और
1950 में हुसैन ने पहली एकल प्रदर्शनी मुंबई में आयोजित हुई और उसको बहुत सफलता प्राप्त हुई और उससे उनकी कला जो पेंटिंग्स है वो बिकनी आरंभ हो गई। इस तरह से उनका आरंभिक जीवन बीता और होमी जहांगीर भाभा और बद्री विशाल पित्ती जैसे कला प्रेमियों ने हुसैन की पेंटिंग्स को खरीद के उनको प्रोत्साहित किया। आने वाले लेक्चर में हम हुसैन के जीवन से जुड़ी अन्य बातें करेंगे। धन्यवाद।